हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिएगा। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन में बताया भी था कि इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी मीन्स। और ये बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो या द हिंदू पढ़ते हो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ऐसा वर्ड, है ना, डिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन एक्चुअली में होता क्या है? तो चलिए एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ए ऑप्शन क्या कहता है? डिक्रीज इन द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, आपको अगर नहीं पता होगा डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना कौन सा सही है। जैसे मान लो कि हमारा जो रुपया है, अगर हम 1 रुपया को देखें, मान लो कि $1 के इक्वल हो। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है आज की डेट में। अगर ऐसा हो तो कितना सही होगा, लेकिन हम अगर $1 मार्केट से परचेज करने जाएं तो प्रोक्स हमें 72 के आसपास रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 72 पॉइंट समथिंग चल रहा है आज की डेट में रेट। तो ये फ्लोट करता रहता है, मतलब अप डाउन चलता रहता है इसमें, है ना। और इसी प्रोसेस को एक तरह से क्या कहा जाता है? डीवैल्यूएशन। ओके, तो आप यहाँ पर सही आंसर मार्क कीजिएगा। ठीक है, 5 सेकंड के टाइमर के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ। थर्ड में देख लेते हैं, डिक्रीज इन द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू। पहले इंटरनल एक्सटर्नल, क्या फिर दोनों वे से हमारा जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब डी ऑप्शन देखिए, द गवर्नमेंट टेक्स बैक मनी, बैक करेंसी नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 2016 से भी पहले जब हमारे देश में डिनोमिनेशन हुआ था, 8 नवंबर ठीक 8 बजे, उससे पहले भी जो हमारा डॉलर और रुपया है वो फ्लोट करता रहता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेट हमें देखने को मिलता था कि $1 कभी 60 का है, कभी 62 का है, कभी 65 का है, कभी 70 का है, और आज की डेट में 72 का है। तो ये जो फ्लोटिंग होती रहती है, इसका मेनली रीज़न क्या है? क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक है या फिर गलत है? इसको अच्छे से समझते हैं, और समझने के बाद आप इसको मार्क कीजिएगा, या फिर आपने अभी भी करा होगा तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन, एक डिवोल्यूशन होता है और एक डेप्रिसिएशन होता है। डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, वो फिक्स रेट कर देता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे ऐसे समझो कि 1991 से पहले, क्योंकि 1991 में हमारे जो देश की इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और उसी ड्यूरेशन में हमें एक रिफॉर्म्स देखने को मिलता है, एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना। तो इससे पहले क्या होता था कि जो रुपीज़ और डॉलर है, ठीक है, इसका रेट फिक्स करता था आरबीआई। आरबीआई ने मान लो कि $1 का 10 रुपये रेट फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली डॉलर में डील करते हैं। सबसे मान लो कि जो हमें मार्केट में कुछ भी परचेज करना है फॉरेन मार्केट से, तो हम कौन से अमाउंट में उनको पैसा देंगे? डॉलर में देंगे। एक तो हमें डॉलर इस वे में चाहिए, या फिर ऐसे समझ लो कि हमारे देश के लोगों को बाहर जाने का बहुत एक क्रेज़ रहता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना। जैसे हम लोग सुनते भी हैं बहुत सारी मूवीज़ में, जैसे पंजाबी मूवीज़ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है फ़ॉरेन जाने का, और एक्चुअली में है भी। हरियाणा, पंजाब, वैसे हर स्टेट से ही है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में है क्या, मानो कि हमारा जो अमेरिका है, हमारा तो नहीं है खैर, आजकल तो बिडन अंकल का है। तो अमेरिका में एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने इंडियंस के लिए जॉब निकाली। ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में लगा लो, न्यूजीलैंड में लगा लो, कनाडा में लगा लो। ठीक है, इन्होंने हमारे लिए जॉब्स निकाली, और जॉब्स हमारे इंडिया में वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ऐसा है, आपने कॉलेज फीस भरनी है, और ये कॉलेज फीस ना अपने डॉलर में भरनी है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है हमारी? डॉलर है, और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? रुपया होता है। और रेट क्या चल रहा है अभी? $1 10 रुपये का। ठीक है, और मान लो कि $1 लाख फीस है। ठीक है, 1 लाख फीस है आपकी, $1 लाख। और अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स 10 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है, वैसे मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, अगर यहाँ पर कुछ फिगर्स में अगर गलती कर कर जाऊँ तो इसको इग्नोर करना, बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो $1 हमारा 10 रुपीज़ की इक्वल होगा, तो $1 लाख कितने के इक्वल हो जाएगा? 10 लाख रुपीज़ के। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब जॉब मिल रही है, वो भी बिल्कुल पक्की नौकरी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा जाती। तो यहाँ तो दुनिया पागल हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, न्यूजीलैंड जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब लोग क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फॉरेन करेंसी कहाँ मिलती है? आरबीआई लगा लो, या फिर किसी भी बैंक में लगा लो, या एक फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं ना, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ट्रेडर्स बैठे होते हैं जो करेंसी को कन्वर्ट करके देते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडर के यहाँ मिलेगी। अब ये करेंसी फिक्स है, 10 रुपये का आपको $1 ही मिलेगा।
और मान लो कि एक टाइम इतने हालात ख़राब हो गए कि हम लोगों ने यहाँ पर इतना परचेज़ करा डॉलर कि हमारे देश में डॉलर की कमी होगी। अब अगर डॉलर की कमी होगी तो हम कोई ऐसा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ भी अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें कि कौन सी करेंसी में देना होगा पैसा, डॉलर की फॉर्म में, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी तो यही है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है इकोनॉमिक्स में, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा फिर कभी। अगर हम अपनी करेंसी को छापते हैं ना, तब भी हमें एक रिजर्व में लेकर चलना पड़ता है डॉलर को, ठीक है, या फिर फॉरेन करेंसी को। जैसे ऐसे समझ लो, ये 200 रुपये का 200 नहीं, 200 करोड़ का एक ना रिजर्व होता है, जिसमें 115 करोड़ के आसपास तो आपका गोल्ड होता है जब हम करेंसी को छापते हैं, ये हमारे को रखना पड़ता है, ठीक है। और 85 करोड़ के आसपास हमारे पास फॉरेक्स करेंसी होती है, जिसको फॉरेक्स कहा जाता है, ठीक है जी। तो फॉरेक्स एंड गोल्ड, ये इस फॉर्म में हम रिजर्व रखते हैं, तभी हम करेंसी को छाप सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हमने सोचा कि चलो यहाँ पे सबको हम 5-5 लाख रुपए दे देते हैं, चलो गरीबी ख़त्म करते हैं, नोट छापना शुरू कर देते हैं। नहीं, नोट छापने के लिए भी एक हमारे को प्रॉपर एक लीगल फॉर्मेट में चलना पड़ता है, ठीक है, हमें रिजर्व रखना पड़ता है साथ साथ। चलिए, तो ये एक अलग टॉपिक है, हम वापस आते हैं अपना डिवैल्यूएशन टॉपिक पे। तो ये आरबीआई ने फिक्स करा था। अब आरबीआई तो यहाँ पर परेशान हो गया क्योंकि फॉरेक्स ही खत्म हो गया, तो आरबीआई ने इसका फटाफट रेट बढ़ा दिया कि अब $1 20 रुपये का मिलेगा, ठीक है, मतलब 20 रुपये का $1 मिलेगा। अब मान लो कि किसी ने अपना दुकान, घर या वटेवर कुछ भी बेच बूझ के 10 लाख रुपए का जुगाड़ किया होगा, तो अब उसके पास 10 लाख तो हो गया, लेकिन वो 20 लाख तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि $1 अब कितने का है, 20 लाख का। और फीस यहाँ पर कितनी है, $1 लाख। तो अब $1 लाख कितने का मिलेगा, 20 रुपये के हिसाब से 20 लाख का। तो वो आधी जनता तो साफ हो जाएगी, वो कहेंगे चलो यहीं इंडिया में ही हम कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो आधी जनता यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पहले देखने को मिलता था कि फिक्स रेट कर दिया जाता था। अच्छा, अब हमारे देश की जो करेंसी है उसका गिरने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम लोग ना इंपोर्ट बहुत करते हैं, ठीक है, और एक ऐसी चीज़ इंपोर्ट करते हैं जिसकी हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और वो है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल डीजल, है ना। और इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि 1 बैरल बैरल में जो पेट्रोल होता है उसको इसमें मापा जाता है, ठीक है, ये चल रहा है $100 का 1 बैरल, ठीक है जी। तो $100 इसका रेट है 1 बैरल का, ठीक है जी। और अगर हम 10 रुपये के हिसाब से बात करें, $1 10 रुपये का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 1,000 रुपये का, ठीक है जी। और अगर हम 20 रुपये के हिसाब से बात करें तो ये कितने का हो जाएगा, 2,000 रुपये का। देखो, अगर हम $100 पहले पे कर रहे थे तो हमें 1 बैरल मिल रहा था, ठीक है, तो $100 हमारे को कितने का मिल रहा था पहले, 1,000 रुपये का। अब जब आरबीआई ने रेट उसका दुगना कर दिया तो हमें पेट्रोल कितने का मिलेगा, 1 बैरल 2,000 रुपये का, ठीक है। और हम अपनी मार्केट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो रेट कैसे बढ़ाती है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई अब पेट्रोल का जो प्राइस है वो हमें किसके थ्रू मैनेज करना पड़ेगा, मतलब जिस तरह से हम मार्केट से परचेज करेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से बिल्कुल शॉर्टकट में समझो कि आपके घर में मान लो कि आप कमाते हो, आपकी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है। अब 10,000 आपकी इनकम है और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फ्लेशन कर दिया, मतलब महंगाई कर दी, बहुत गजब वाली महंगाई होगी यहाँ पर। पहले आप ये 10,000 में बढ़िया घर चला रहे थे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कटौती करोगे। जैसे हम कभी क्या करते हैं, आलू के रेट बढ़ जाते हैं, है ना, या फिर प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, तो हम कटौती करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं प्याज तो खाना ही नहीं चाहिए, है ना, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, इस तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं, नवरात्रों में हम नहीं खाते तो वैसे भी नहीं खाएंगे हम। मान लो कि 100 रुपये प्याज पहुंच गया, तो हम यहाँ पर कटौती करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ना हम अपनी तरफ से मैनेज करते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसी करती है सेम। अब रेट उनको दुगना देना पड़ रहा है, सेम यहाँ पर वो चीज़ खरीद रही है, 1 बैरल पेट्रोल खरीद रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ जस्ट। अब 2,000 रुपये का अगर 1 बैरल होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो यहाँ पर कम परचेज करेगी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, हम लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी या फिर ज़्यादा इसका पेट्रोल का रेट कर देगी, तो वो हम लोगों को ही अल्टीमेटली देना पड़ेगा, ठीक है गैस। तो आपको मैं एक 2017 का आंकड़ा बताता हूँ। हमारे देश ने पेट्रोल कितना बाय करा था, 70 to 80 डॉलर बिलियन के आसपास, मतलब 70 to 80 बिलियन डॉलर, इतना हमने यहाँ पर पेट्रोल खरीदा था, ठीक है। ये 2017-18 का आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब ये बड़ा ही होगा ऑब्वियसली 2021 तक आते आते, ठीक है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो तो बिक ही रही हैं, और गाड़ियाँ ऐसे तो चलती नहीं, पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लो कि हमारी गवर्नमेंट को कितना परचेज करना पड़ता है, और हम सिर्फ ऑयल का प्रोड्यूस करते हैं 17% के आसपास, और 83% हम निर्भर हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, या फिर अमेरिका हो गया, जहाँ से हम परचेज़ करते हैं।
ठीक है। तो 80% अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल का और उसके पॉइंट ऑफ व्यू में हमने अपना रुपया, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो रुपए में थोड़ी देंगे इसकी पेमेंट, किस में देंगे, डॉलर में। तो हम डॉलर को परचेज करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप समझो, या फिर मैं इसको आपको एक दूसरे वे में समझाता हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इसको अच्छे से समझना और आपको इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया फिक्स रेट कर देता था आरबीआई, लेकिन 1991 के बाद एक्चुअली में क्या हुआ कि आरबीआई ने इसको फ्लोटिंग कर दिया। मतलब फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, या एक्सचेंज रेट समझ लो, या फिर सप्लाई डिमांड पे छोड़ दिया इसको, कि जैसे जैसे सप्लाई डिमांड होगी वैसे वैसे चीज़ों का रेट बढ़ता घटता रहेगा। ठीक है, और उसी के कंपैरेटिवली जो डॉलर है वो रुपए के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता रहेगा, कि 1 रुपीज़ कितना रहेगा, मतलब वन डॉलर कितने रुपए का रहेगा, 50 का रहेगा, 60 का रहेगा, 70 का रहेगा। तो इस तरह से आप समझ लो। ठीक है, अब देखो हमारे देश में ना एक्चुअली में एक तो क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हम चाइना पे प्रॉपर निर्भर हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एंड साथ साथ हमारा जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हम परचेज़ करते हैं, इसराइल से परचेज़ करते हैं, रशिया से परचेज़ करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, या फिर आप इसको वेपन्स लगा लो। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, या यहाँ पर आप गोल्ड लगा लो, गोल्ड भी हम परचेज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। गोल्ड की हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैंने आपको रिज़र्व वाला कोटा बताया उसमें भी, और एक इंडिया में गोल्ड का ट्रेंड है, हमारे नॉर्थ में तो नहीं है, साउथ में बहुत ट्रेंड है। ठीक है, तो ये एक इस वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट रहता है वहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मतलब वेरी करता रहता है। या इसको आप इस तरह से समझो कि एक ट्रेड वार हुआ था जैसे चाइना और यूएस के बीच में, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा था, या अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। अब जब हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी तो इंडिया अगर परचेज करेगा तो इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों को घाटा हुआ। और उसके बाद जब मान लो कि चाइना है, अब जैसे चाइना हमारे बिल्कुल बगल में बैठा है। ठीक है, और एक इधर अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, कोई भी कंपनी यहाँ से आना चाहती है, यूएस से आना चाहती है, ब्राज़ील से आना चाहती है, XYZ मान लो कोई सी कंट्री से आना चाहती है। तो अब इंडिया में उसको अगर 15 से 20% प्रॉफिट दिख रहा होगा, और चाइना वाले कहेंगे भैया आप हमारे यहाँ पे आओ, हम आपको 35% प्रॉफिट देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि पहले उन्होंने सेटअप लगाया इंडिया में उनको प्रॉफिट मिल रहा था 15 से 20%। चाइना ने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पर आपको जितना मिल रहा है ना उसका हम आपको डबल देंगे, 40%। तो ये कंपनी क्या करेंगी, अपने यहाँ पर शेयर्स बेचना शुरू कर देंगी। ठीक है, और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी अपनी, वो ऑब्वियसली अगर यूएस की कोई कंपनी आएगी तो यूएस की कंपनी ने डॉलर से रुपया पहले खरीदा होगा। ठीक है, और बाद में चलकर वो जब अपना पैसा निकालेगी तो वो किस फॉर्मेट में निकालेगी, डॉलर की फॉर्मेट में निकालेगी। ठीक है, तो हम लोगों को डॉलर देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप लोगों को पता ही है वो कहीं ना कहीं उसकी दुर्गति होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप समझो कि एक तो हम लोगों का जो कैपिटल आउटफ्लो रहता है इंडिया से, मतलब इंडिया से कंपनी छोड़ छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएंगी तो उससे भी हम लोगों का नुकसान ही होगा अल्टीमेटली। या फिर जब पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी होती है किसी भी देश में, जैसे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, 1990 से लेकर 2014 तक। ठीक है, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनीज वेरी करती हैं, या फिर हर 5 साल के आसपास का आप स्ट्रक्चर उठा के देखो, आप गूगल करना, सिर्फ आपने क्या करना है, डॉलर टू रुपीज़। आप जब भी डॉलर टू रुपीज़ करोगे ना तो वहाँ पर एक चार्ट बनकर आ जाएगा, उस चार्ट के ऊपर आप अपने माउस को इस तरह से मतलब माउस से इधर उधर करके देखना, तो आपको लगेगा 2014 में आप जाना। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारी जो कंपनीज थी उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी होगी, देश में सरकार चेंज होंगी हर 5 साल के बाद, तो जो 5वां साल होगा ना वहाँ से भी कंपनीज अपने आप को निकालना शुरू कर देती हैं कि भाई पता नहीं कौन सी सरकार हो, अब सरकार दूसरी आएगी तो उसके अपने रूल्स होंगे, है ना। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल ही अलग था, उनका चलाने का जो वे था। अब जब बिडेन भाई साहब आए हैं तो इनका बिल्कुल वे अलग है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, और जो ऐसा नहीं है अब फ्लोटिंग हो रही है, अब आरबीआई ने सप्लाई और डिमांड पे छोड़ दिया, तो इट डजंट मीन कि जो आरबीआई है वो इसको प्रॉपर ही अपनी तरफ से छोड़ रही है कि भाई अब जो भी होगा वो सप्लाई और डिमांड के फॉर्मेट में होगा, नहीं, करेगी आरबीआई मैनेज यहाँ पर भी। ठीक है, वो 1991 के बाद मैंने आपको बताया ना कि जो आपका रुपया और डॉलर है ये फ्लोटिंग की फॉर्मेट में चलेगा, और इसके ऊपर जो आरबीआई है वो इनडायरेक्टली वे में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हमारे देश की जो
हालत है या फिर हमारे देश की जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट उसका कैसे होता है कि इंटरनली वैल्यू उसकी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल फॉर्मेट में समझो। ये एग्जांपल आपने समझ लिया तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक पर्सन है रमेश और सुरेश। अब ये जो रमेश है ये फॉरेन चला गया, ठीक है, और ये सुरेश इंडिया में है। अब सुरेश क्या कर रहा है, 20 रुपये में 2 बार 1 चॉकलेट खरीद रहा है, ठीक है, और रमेश भाई साहब $1 में खरीद रहे हैं, ठीक है। अब इसको $1 में 2 चॉकलेट मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेट क्या है, $1 के कंपेरेटिवली 20 रुपये, ठीक है। और ये सुरेश भाई साहब 20 रुपये में 2 चॉकलेट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी। मान लो कि हमारी करेंसी की वैल्यू और कम हो गई, ठीक है, अंग्रेज डॉलर। ये आपको मान लो कि $1 हमारा 50 रुपये का हो गया, ठीक है। तो 50 रुपये में जो बार 1 चॉकलेट है या मंच है जो भी है, वो आपको यहाँ पर 10 मिलेंगी। और ये भाई साहब क्या करेंगे, $1 में 10 ले जाएंगे, ठीक है, रमेश भाई साहब। तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी समझो कि हम लोगों को कितना ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे देश की जो करेंसी का फ्लोटिंग होना वो ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि सप्लाई और डिमांड की भी चेन साथ साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं फिर डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से कौन सी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। बट होपफुली आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। डिक्रीज इन द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, और ये डिटेल आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लायर प्रोसेस इन इकोनॉमिक थ्योरी। तो मल्टीप्लायर जो प्रोसेस होता है वो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी की इसको हम किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा द मैनर इन विच प्राइस इंक्रीज, ओके। बी ऑप्शन है हमारा द मैनर इन विच बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। सी ऑप्शन है इनकम ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोज ऑन अकाउंट ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डी ऑप्शन है द मैनर इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लायर प्रोसेस होता क्या है अगर हम इसको इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। अब इसको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ आपको, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो कि एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसको एग्जांपल में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ए पर्सन की जो इनकम है वो है 10,000, ठीक है, और इसका जो खर्चा होता है, मतलब एक तरह से इसको एक्सपेंडिचर होता है वो होता है अप्रोक्स 8,000 लगा लो, ठीक है जी। नहीं ये तो 80,000 हो गया, 8,000, ये 3 जीरो हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो सेविंग है वो 2,000 होती है, ठीक है। अब जो इसने 8,000 खर्चा है, जो इस पर खर्चा है वो किसी ना किसी की तो इनकम होगी, या फिर ऐसे समझो कि एक के पास जो इनकम आई, ये इनकम है 10,000, इसमें से जो इसने 8,000 खर्चा वो किसके ऊपर खर्चा, बी के ऊपर। तो ये बी की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। उसके बाद बी ने मान लो कि यहाँ से 2,000 का 6,000 का एक्सपेंडिचर कर लिया, ठीक है। इसने कितने बचाए, 2,000, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इसने 6,000 खर्चे हैं बी ने, वो किसके ऊपर खर्चे हैं, सी के ऊपर, ठीक है। तो 6,000 यहाँ पर इसकी क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। अब इसने क्या करा, 6,000 रुपये में से 4,000 रुपये खर्च दिए और यहाँ से इसने 2,000 बचा लिए, ठीक है। तो फाइनल इनकम हमारी कितनी निकल कर आएगी, फाइनल अगर हम मल्टीप्लायर यहाँ पर करें तो हमारी इनकम कितनी आएगी, ए की इनकम कितनी थी 10,000, बी की कितनी थी 8,000, सी की कितनी थी 6,000, और ये जो 2,000 है, सॉरी ये जो 4,000 है, ये भी तो किसी अन्य की इनकम होगी, ठीक है। तो जो आपका ये प्रोसेस होता है ये मतलब इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, वोल प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। ये आपका चलता ही रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो आपका ये फाइनल इनकम कितनी निकल कर आ जाएगी, 10, 8, 18, 24 और 4, 28,000 के आसपास, ठीक है। इनिशियली हमारी कितनी थी, 2,000, ठीक है, 28,000। तो इनिशियली हमारी कितनी थी, 10,000। अब हमने देखा कि मल्टीप्लाई फॉर्मेट में कितनी होगी, 28,000। इसी तरह से हमारे देश की इकोनॉमी वर्क करती है। मान लो ये हमारे देश की इकोनॉमी है, ठीक है। हमने यहाँ पर, मतलब हमने तो नहीं, आरबीआई ने यहाँ पर पैसा इंजेक्ट किया, ठीक है। कुछ यहाँ पर सेव होगा, कुछ यहाँ पर खर्चा जाएगा। जो खर्चा जाएगा वो भी तो हमारे देश की इकोनॉमी में एक सर्कुलेशन में आएगा। आप जब खर्चा करते हो तो खर्चा कहाँ करते हो, मार्केट में ही करते हो। तो मार्केट से पैसा कहाँ जाता है, फ्लो होता रहता है, फ्लो होता रहता है, अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है, बैंक में पहुँचता है, फिर फ्लो होता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो इंजेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई होता रहता है, इस तरह से आप समझो। और इसको आप एक फॉर्मूले की फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्जिनल
प्रोपेंसिटी कंजप्शन, ये कंजप्शन हो रही है आपकी सारी की सारी, ठीक है, आप जो पैसा खर्च रहे हो। अब यहाँ पर आपकी ये क्या है कि आप कितना यहाँ पर देख रहे हो, मतलब कितनी करेंसी, और ये क्या है आपकी टोटल इनकम है, जितना आपने पैसा कमाया। अब आपने कंजप्शन जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट है। मान लो कि आपने यहाँ पर 80% के आसपास करी थी, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। अगर हम एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 0.8 ही आएगा, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा। तो 1/1 माइनस 0.8, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/0.2, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो हम अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 रुपया, तो वो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 5 रुपीज़, और जितना हमारा MPC ज़्यादा होगा उतना हमें बेनिफिट है। मान लो कि यहाँ 0.8 की जगह 0.9 होता, ठीक है, तो यहाँ हमें 1 देखने को मिलता, ठीक है, 0.1 देखने को मिलता है। 0.1 को अगर हम 1 से कट करते तो कितना आता हमारा, ठीक है, 10 आ जाता। तो यहाँ पर जितना हमारा MPC ज़्यादा होगा उतना हमारा मल्टीप्लाई, हमारी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। द हाइयर द MPC द लार्जर द मल्टीप्लायर इफेक्ट। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, इनकम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोज ऑन अकाउंट ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी आप डिटेल यहाँ पर देख लेना। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। मल्टीप्लायर अपने आप में कम से कम 20-25 मिनट का लेक्चर है। M1 M0 M1 M2 M3, ये भी हम इसी में ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एंजल्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। एंजल्स लॉ भी बहुत सिंपल सा ही है, ठीक है। जैसे इसको मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स ना बहुत समझने की है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई है नहीं। आप मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते कि भाई अच्छा ये लॉ, जैसे हम फिजिक्स में तो याद कर लेते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक आधा एग्जाम्पल देख लिया तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोगों को चीज़ें समझनी पड़ती हैं। हिस्ट्री में हम स्टोरी की फॉर्मेट में याद कर लेते हैं, पॉलिटी में भी कुछ चीज़ें होती हैं हम क्रैम करते हैं डायरेक्ट आर्टिकल्स वगैरह। लेकिन इसको आप अच्छे से जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको मतलब क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए मान लो कि एक बंदे की 100 रुपये इनकम है, ठीक है, और 30 रुपये ये अपना खाने पीने में खर्च कर देता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अगर कमा रहा है तो कुछ ना कुछ खाएगा भी, तो 30 रुपये इसने खर्च कर दिया, ठीक है जी। तो 30% इसने अपनी इनकम का खाने में खर्च कर दिया। मान लो कि एक बंदे की 10,000 इनकम है और इसने 500 रुपये खाने में अपना खर्च कर दिया, तो 10,000 का 500 रुपये के हिसाब से कितना परसेंटेज निकलेगा, आई थिंक 5%, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अगर मान लो कि एक बंदे की लाख रुपये सैलरी है और उस बंदे ने 2,000 रुपये अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके अपने खाने पीने में खर्च कर दिए, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2%, ठीक है। तो यही कहना था एंजल्स लॉ का, कि जो जिस तरह से हमारी जो डिमांड है और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी आप इसको डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो, और फैक्ट सिर्फ सेम ही है। और ये जो आपका क्या कहते हैं ग्राफ है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड कर्व ऑफ ग्रिफिन गुड्स। आप अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, हम लोगों को इतना तो पता ही होता है डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से वेरी करता है। जो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम हो जाएगी, है ना। मान लो कि जैसे हम छोटे बच्चे अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आइसक्रीम लेने गए कहीं पर, ठीक है, और पहले ये आइसक्रीम 5 रुपीज़ की 1 मिलती थी, ठीक है। अब रेट बढ़ गया, ठीक है, अब रेट बढ़ा तो मान लो कि ये 1 आइसक्रीम हमें 50 रुपीज़ की मिल रही है। पहले 5 रुपये की एक आइसक्रीम थी तो हम 10 परचेज़ कर लाते थे, ठीक है, आराम से सारा दिन बैठ के आइसक्रीम ही खाते रहते थे। जब एक आइसक्रीम हमें 50 रुपये की मिली तो हम यहाँ पर कितने लेकर आएंगे, ऑब्वियसली एक ही लेकर आएंगे, है ना। इतने पैसे तो हमारे को घर वाले देंगे ही नहीं, है ना। तो जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। ये था प्रॉपर एक डिमांड एंड सप्लाई का एक थ्योरी है डिमांड की। अब लेकिन ग्रिफिन गुड क्या कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो, कि प्राइस भी बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी। अब ये किस केस में होता है, ये ग्रिफिन गुड ने पूरा का पूरा एक कंसेप्ट क्लियर करके समझाया। इसको मैं एग्जांपल के फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ। मान लो कि आप कहीं गए हो, अगर आपके पास अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, 1-2 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, ठीक है, और आप कहीं किसी अच्छे स्टोर में गए हो, ग्रोसरी स्टोर में, ठीक है,
तो आप वहाँ जाकर ये चेक थोड़ी करोगे कि क्या रेट है, चाय पत्ती का क्या रेट है, ठीक है, हल्दी का क्या रेट है, इस तरह से हम चेक नहीं करेंगे ना। हम इग्नोर करेंगे, हम देख लास्ट में जाके पूछेंगे कितना बिल है, तो हम अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देकर कटवा देंगे। तो यहाँ पर हमें एक इग्नोरेंस देखने को मिलती है। प्राइस बढ़े, मतलब डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं। जो हमें रोज़मर्रा चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे जितने का भी होगा। अगर हमारी सैलरी अच्छी होगी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इग्नोर करके चलते हैं हम, ठीक है। और या फिर मान लो कि वार एंड इमरजेंसी के केस में, अब वार चल रही है मान लो किसी भी देश के साथ, या 1971 या फिर कारगिल वाला दौर याद कर लो, कि जब यहाँ पर वार के केस में क्या होता है, इम्पोज कर दिए जाते हैं, जैसे 144 कर्फ्यू इम्पोज कर दिए जाते हैं, तो आपको बाहर निकलने का हुक्म नहीं होता, शॉप्स वगैरह बंद होती हैं। तो जितनी भी शॉप्स ओपन होती हैं वो बहुत आपको अच्छा खासा पैसे में यहाँ पर आपका जो खाने पीने का सामान होता है वो देते हैं, है ना। या फिर आपने एक 2015 के राउंड में आई थिंक केदारनाथ में बाढ़ आई थी, है ना, अगर आपको पता होगा। तो मेरे भी दो चार फ्रेंड्स थे, वो वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि थे एक 12 रुपये की जो मैगी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उन्होंने वहाँ 1200 में खाई है, ठीक है। सिचुएशन ही ऐसी थी कि अपना पेट भरना है, जैसे तैसे करके भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग परवाह नहीं करते भाई कितना पैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोगों को पेट भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है हम लोग उतना हम आपको पे करेंगे, ठीक है। फ्लड के फॉर्म में या लगा लो, वार के फॉर्म में लगा लो, इमरजेंसी के फॉर्मेट में लगा लो, तो इस तरह से प्राइस बढ़ते रहते हैं। या फिर लग्जरी आइटम्स होती हैं, जैसे एप्पल का फ़ोन है ना। अब एप्पल का जो फ़ोन है वो ट्रेंड में क्यों रहता है, अगर यहाँ पर कोई परचेज करता है एप्पल का फ़ोन, वो सबसे पहले तो मार्केटिंग करता है कि भाई मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। और एप्पल के फ़ोन में जो बात है वो सैमसंग के 20,000 या 30,000 वाले फ़ोन में भी हमें मिल जाती है। लेकिन हमें एक न्यू सॉफ्टवेयर या फिर एक न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, क्योंकि सैमसंग में क्या एंड्रॉयड है, वहाँ पर अलग सॉफ्टवेयर iOS है। तो इस तरह हम अपने लग्जरी आइटम्स पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, हम यहाँ पर परचेज़ करेंगे। या फिर आप ऐसे लगा लो कि अंबानी हैं, वो नैनो कार पे तो जाएंगे नहीं, है ना। अब अंबानी है और देश के अमीर नागरिकों में आते हैं, ठीक है, अडानी भाई साहब हैं। अब इनके पास भी कार अच्छी वाली होगी, जो सबसे महंगी होगी वो होगी। जैसे कहा जाता है कि अंबानी के पास 168 के आसपास की कार का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी अमीर लोग होते हैं या फिर जो बहुत रिच लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन गुड है वो सक्सेस हो जाता है, मतलब उसका जो ये फार्मूला था, जो ये डिमांड कर्व थी, वो बिल्कुल सक्सेस हो जाती है, ठीक है। या फिर इसको आप हैबिचुएटेड गुड्स में भी लगा लो। अगर किसी पर्सन को सिगरेट पीनी ही पीनी है तो वो परवाह करेगा ही नहीं कितने रुपए की है, ठीक है। या मान लो कि जैसे मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है, अगर कॉफ़ी यहाँ पर बहुत महंगी हो जाती है तो मैं तो उसको परचेज़ करूँगा अल्टीमेटली, जितने की भी हो जाती है। तो इस तरह से भी हम अपना जो डिमांड और जो सप्लाई वाला जो ग्राफ है वो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसके अकॉर्डिंगली जो गिवन गुड्स है वो सक्सेस हो जाता है, मतलब उसका जो फार्मूला था वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व में जो हमारे जो एक तरह से किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, प्राइस और डिमांड अपवर्ड राइजिंग की तरफ, ठीक है। कोई परवाह ही नहीं है हमें कि जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये इतना। बाकी चलिए डिटेल में भी एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो स्लोप बनेगा वो बिल्कुल अपवर्ड राइजिंग की तरफ बनेगा। इसका मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बाय करोगे प्राइस बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड भी उसी तरह से बढ़ती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। हायर एंड फायर की जो पॉलिसी है वो हमें कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलती है, कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में, या फिर जो हमारे देश की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब देखिए ये देखने को मिलती है हमें हायर एंड फायर की जो पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। इसको किस तरह से समझेंगे हम, जैसे देखो मान लो कि जो भी कंट्री है जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी जाती है, उसका कुछ पार्ट वो कैपिटलिज्म का लेकर चलते हैं, कुछ पार्ट सोशलिज्म का लेकर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी उनको लगता है कि हमें क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, उसका क्या प्राइस रहेगा, कितना हम चार्ज करें, ठीक है, और किसको हायर करें, किसको फायर करें। तो ये पॉलिसी हमें कहाँ देखने को मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो द स्कोप फॉर लेंडिंग बाय बैंक इज। अच्छा, अगर आपने मेरी डेली डोज सेशन में मोनेटरी पॉलिसी वाला जो सेशन था वो देखा होगा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। कैश रिजर्व रेशो, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारा का सारा पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं, ठीक है। अब इसको मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो ही समझाता हूँ। मान लो कि 100 रुपया है
किसी बैंक के पास। अब आरबीआई ने एक पॉलिसी लगा रखी है कि आपको ना हमारे पास कुछ पैसा जमा रखना पड़ेगा, ठीक है, और ये पैसा है मान लो 4%, और ये भी कैश की फॉर्मेट में जमा रखना पड़ेगा, ठीक है, और एक एसएलआर होता है, ठीक है, ये एसएलआर और ये सीआरआर लगा लो। अब सीआरआर क्या कहता है, कैश की फॉर्मेट में आपको 4% आरबीआई के पास रखने हैं, और एसएलआर में मान लो कि यहाँ पे 20%, वैसे 20 नहीं चल रहा, 18 पॉइंट या फिर 18% इसका रेट चल रहा है, ठीक है, तो मान लो कि चलो 20% चल रहा है। अब 20% आपको अपने पास जमा रखना है, ठीक है, तो बैंक के पास आया कितना, 100 रुपया। आता कहाँ से है, जो हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे वो टाइम डिपॉजिट कराएं चाहे डिमांड डिपॉजिट कराएं। एक बार आप वो जरूर वीडियो देखना मॉनेटरी पॉलिसीज में, आपको क्लियर हो जाएगा सारा सारे पॉइंट्स। तो चलिए यहाँ पर इसको इसी तरह से समझिए कि 20% तो एसएलआर में हो गया, और सीआर में कितना चला गया, 4%। मतलब एसएलआर में आपने अपने पास रखना है, सीआर में आपने आरबीआई को कैश की फॉर्मेट में देना है। तो आया आपके पास 100 रुपया, अगर ये 24 हम घटा दें तो कितना रह गया, 76। अब बैंक कितना लैंड कर पाएगा, कितना लोन दे पाएगा, 76 पे दे पाएगा। अगर बैंक यहाँ पर ज़्यादा लोन देना चाहता है, और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, जो हमारे देश की हालत इस टाइम खस्ता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है लोगों के पास पैसा जाए। तो लोगों के पास पैसा कब जाएगा, जब यहाँ पर बैंकों के पास पैसा होगा। तो बैंकों के पास पैसा कब कैसे होगा, या तो यहाँ पर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, या फिर जो ये मोनेटरी पॉलिसीज़ हैं सीआरआर और एसएलआर है, इसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिले। मान लो कि आरबीआई कहता है कि आप ऐसा है मेरे को 2% दे दो, ठीक है, कैश की फॉर्मेट में, और एसएलआर फॉर्मेट में आप यहाँ पर 10% रखो, ठीक है। 10 और 2 कितना हो गया, 12, और 12 को अगर हम 100 से कम करेंगे तो कितना हो गया, 88। पहले बैंक कितना लैंड कर पा रहा था, 76। अब अगर मोनेटरी पॉलिसीज में इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा तो कितना लैंड कर पाएगा, 88 रुपीज़, ठीक है। तो स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो, द स्कोप फॉर लैंडिंग बाय बैंक्स इज ग्रेटर, ठीक है जी। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक बार मोनेटरी पॉलिसी वाली जो मेरी वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। चलिए एक बार इसको यहाँ पर डिटेल में देख लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अमेंडमेंट इन अ बैंक। आप बैंक में जाते हो, नॉर्मल से हम लोग या तो पैसा जमा करवाने जाते हैं या फिर निकलवाने जाते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने एटीएम मशीन में गए, और एटीएम मशीन में आपने 10,000 नहीं 10,000 रुपीज़ निकलवाने की कोशिश करी, ठीक है, तो निकले नहीं, बट आपको एक स्लिप मिली, और इस स्लिप में आपको यहाँ पर देखने को मिला कि आपके बैंक से पैसा डिटेक्ट हो गया, पर एटीएम मशीन ने आपका पैसा नहीं निकाला, ठीक है। अब आप घबरा गए, भाई ये क्या हो गया, या फिर आप मान लो कि आप पैसा निकलवाने गए, उस टाइम तो निकला नहीं, 20 मिनट के बाद आपके फ़ोन में मैसेज आ गया कि भाई 10,000 आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो गया। तो आप डर जाओगे, आप फटाफट वहाँ बैंक के एटीएम में जाओगे, कहीं पैसे नीचे गिरे हुए ना मिले, है ना, इस तरह से एक डर हो जाता है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को पता होगा इसका, बट चलिए मान लो कि एक बिल्कुल यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू है, जिसने अभी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, एटीएम अभी भी मिला, तो इसी तरह से डर जाएगा। अब वो बैंक में जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एटीएम में पैसे निकलवाए थे, बट वो निकले नहीं, बट मेरे अकाउंट से कट गए। तो बैंक वाले बोलेंगे ठीक है, आप 7 दिन का यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, 7 दिन के अंदर अंदर पैसा रिटर्न आ जाएगा। वैसे जितने भी अच्छे बैंक हैं वो 48 आवर में पैसा मोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आपके एटीएम से नहीं निकले और आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो गए तब, ठीक है, डिडक्ट हो गए, ठीक है, तो 48 आवर्स में आ जाते हैं। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो 7 दिन भी लगा देते हैं। एक मेरा बैंक अकाउंट है इलाहाबाद में, वो 14 डेज भी लगा देता है, ठीक है। तो अब ये 14 दिन के बाद जब पैसा रिटर्न होकर आता है हमें, ठीक है, तो हमें लगता है ठीक है, मान लो कि यहाँ पर पैसा रिटर्न होकर ही नहीं आया, ठीक है। अब कितने टाइम तक आप वेट करोगे, वैसे 7 दिन तक होता है, पर चलिए बैंक वालों ने आपको 14 दिन बोला, तो आपको 14 दिन इंतजार करना चाहिए, ठीक है। मान लो कि अगर आपका 30 दिन तक कोई यहाँ से ऐसा बैंक वाले आपकी सुन ही नहीं रहे, आप बैंक में जा रहे हो, बैंक वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता, एटीएम जिससे निकलवाया वहीं जाओ जाओ आप, ठीक है। 30 दिन हो गए, 31 दिन हो गए, मतलब जहाँ आपका मंथ खत्म होगा ना, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हो बैंकिंग अमेट्समैन के पास। ये एक तरह का ना कंप्लेंट सेंटर है जो बैंकिंग की कंप्लेंट सुनता है। आप अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दो कि ऐसे ऐसे मैंने इस टाइम एटीएम से पैसे निकलवाए थे, बट ये पैसे नहीं निकले, उसके बाद बैंक वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हो और मेरा पैसा वापस नहीं आया। अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है, अगर ये प्रूफ हो जाती है कि आपकी कंप्लेंट बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपको 10 लाख रुपीज़ तक का कंपनसेशन मिलेगा। ये बैंकिंग में है, अगर आप बैंक में जाकर कंप्लेंट लिखवाते हो। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है और आप इंश्योरेंस के अमेट्समेंट में जाते हो, तो आपको 20 लाख रुपीज़ तक का, 10 रुपीज़ लिख दिया मैंने, 20 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़, ठीक है। और इंश्योरेंस में 20 लाख का मिलेगा और बैंक में 10 लाख रुपीज़ का कंपनसेट मिलेगा। लेकिन कंप्लेंट जेन्युइन हो, अगर नहीं होगी तो आपको फाइन या फिर जेल भी हो सकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि रोल क्या रहता है बैट्समैन का। टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्पीडी रिट्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कस्टमर,
टू प्रोवाइड द सजेशन फॉर द इनोवेशन स्कीम इन द बैंक, ये तो नहीं होगा। टू इंस्पेक्ट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द ब्रांच, टू मॉनिटर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अंडरटेकन बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। टू प्रोवाइड क्वालिटी स्पीड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ये ना इसके एक्ट भी याद रखना। हालांकि एक्ट्स वगैरह जो बैंकिंग के पेपर होते हैं उसमें आते हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में आपका जो बैंकिंग वाला टॉपिक है वो है, तो आपको एक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट 1949 बाय RBI। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस एंड आउटपुट आर डिटर्मिनेट्स इन मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन। ठीक है, अब जो प्राइस है, आउटपुट है, इसको अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब मार्केट अगर डिटर्मिनेट करेगी तो हम इसको किस तरह से समझेंगे, इसको क्या कहेंगे? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपसोनी। ठीक है, इसको हम कहेंगे गाइस परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट की ना एक्चुअली फॉर्म्स होती हैं। मार्केट क्या है? एक आइडल मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पर 2 से 3 पार्टीज बैठी हूँ और आप वहाँ जाकर बाय या फिर सेल कर सकते हो, इसी तरह से हम मार्केट को कहेंगे। ठीक है, मान लो कि आप कहीं मार्केट में जाते हो, परचेज करने के लिए जाते हो ऑब्वियसली, ठीक है, कुछ ना कुछ। और मार्केट्स की बहुत फॉर्म है, ठीक है, लाइक जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आगे आ जाता है मोनोपोली आ गया, ओलिगोपोली आ गया, मोनोपसोनी आ गया। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसको हम किस तरह से देखते हैं? देखो, यहाँ पर होता क्या है, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम प्रोडक्ट। अब सेम प्रोडक्ट लेके ही बहुत बड़ी मार्केट होती है। ठीक है, मान लो कि जैसे आप सेम प्रोडक्ट वाली मार्केट में गए, जैसे हम अनाज मंडी में जाते हैं, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा एक ही मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं और वो सेम सा बिजनेस कर रही हैं, उसको होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ बायर्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या होगी कि ये जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा इसको ये यूनिफॉर्म प्राइस में बेचेंगे। यूनिफॉर्म प्राइस क्या होता है, मैं आपको भी समझाता हूँ। मान लो कि जैसे अ, आप कहीं गए हो और वहाँ पर बहुत सारी मिल्क डेयरीज हैं, ठीक है, तो आप जब लेने जाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा एक डेयरी वाले आपको कहेंगे 10 रुपये का ले जाओ, 20 रुपये का ले जाओ, है ना। एक मतलब प्रॉपर एक फिक्स रेट होगा कि 65 रुपीज़ होगा। अगर वो पानी पा के देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है, अगर और पानी पा के देंगे 55 हो जाएगा। वो आपको बोलेंगे कि प्योर इतने का है, इम्प्योर इतने का, इस तरह से बोलेंगे, गाय का दूध मिलाकर इतने का हो जाएगा। तो मतलब एक यूनिफॉर्म प्राइस देखने को मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस एंड आउटपुट आर डिटर्मिनेट्स इन मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए ये डिटेल आप एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज वन विच, जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो मार्केट इकोनॉमी होती है जहां पर हमें फ्री देखने को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैंड है। अब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैंड कौन सी कंट्री में? यूएसए में। क्योंकि हमारे देश में क्या है, सब्सिडीज भी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहता है। तो हमारे देश की इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जैसे चाइना में गवर्नमेंट का ही रोल रहता है, वहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। लेकिन यूएसए और जापान में क्या है? मार्केट इकोनॉमी है, मतलब जो इंडिविजुअल जो वहाँ का एक पर्सन होगा, जो भी वहाँ पे वो बिजनेस कर रहे होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है, तो इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये अप्रोच आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यूएसए में। ठीक है जी, ये यहाँ पर देखिएगा लास्ट लाइन में। चलिए नेक्स्ट एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। वो इज द ऑथराइज टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, अब देखो कॉइन्स और जो आपके रुपीज़ हैं, ठीक है, जो भी मतलब टोकन करेंसी है, जो आप पेपर करेंसी कह लो, टोकन करेंसी कह लो, इनको इशू कौन करता है, इनको ऑथराइज कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रोल होता है, लेकिन मेनली आरबीआई का होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि 1 रुपीज़ का जो नोट है उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसको इशू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू इशू 1 कॉइन्स इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड साथ साथ यहाँ पर आपने देखना है कि देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल रहता है और हमारी देश की जो आरबीआई है उसका भी रोल रहता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, ऑथराइज कौन करता है कॉइन्स को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन यहाँ पर आरबीआई का भी रोल रहता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यहाँ पर आरबीआई, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
कि जो आपका 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपीज़ नोट, इसको इशू करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और जो इसके पर सिग्नेचर होते हैं वो सेक्रेटरी के होते हैं। ठीक है जी। बाकी सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। आपने देखा भी होगा जो आरबीआई के नोट्स होते हैं उन पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं बिल्कुल बीच में। जैसे जब 500 और 2000 के नोट्स आए थे उस पर उस टाइम के जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल जी के साइन थे। आज शक्तिकांता दास के जो न्यू नोट्स प्रिंट होते हैं उन पर उनके साइन होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो। कॉइन्स को कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। और मिंट वगैरह ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पे इनकी मिंट किए जाते हैं। तो वैसे ही बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी होता है जो आपके जहाँ पर करेंसी वगैरह छपती है। ठीक है, चलिए होपफुली आपको ये डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।